जीवा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। जो छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में एक परिमेय दी है जिसका आर्टिकल नंबर है 1.2 और इसका जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं, हम एक संख्या लेते हैं 25, जो कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। और दूसरी संख्या लेते हैं 5, जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए, जो अभाज्य संख्या 5 है वो 25 को विभाजित करेगी, यानी 25 जो हमारी अभाज्य संख्या जो हमने मानी है 5, वो 25 को विभाजित करेगी, यानी 5 से 5 25 विभाजित होगा। और ये जो 25 है किसका वर्ग है? 25 जो ये 5 का वर्ग है। जब ये अभाज्य संख्या 5 इसके वर्ग को विभाजित कर सकती है तो ये जो 5 है, जो 25 जिसका वर्ग है उस संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी 5 जो है वो 5 को भी विभाजित करेगी। तो 5 एकम 5 इस प्रकार, यानी 25 5 से विभाजित हो सकता है। जो भाज्य संख्या हमारी 25 है और अभाज्य संख्या क्या है 5, तो ये 25 को विभाजित कर सकती है। तो जो और ये जो 25 है हमारा किसका वर्ग है? 5 का वर्ग। जब अभाज्य संख्या 5 5 के वर्ग को विभाजित कर सकती है तो ये उस संख्या को भी विभाजित करेगी जिसका ये वर्ग है। तो 5 5 को भी विभाजित कर सकता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और अधिक जो स्टेटमेंट में दिया उसको समझ लेते हैं कि p जो है यहाँ पर क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है। जब a स्क्वायर को विभाजित करती है तो शेषफल तो शून्य होगा। और ये ही p जो अभाज्य संख्या है ये a को भी विभाजित करती है, यानी इसका भी शेषफल शून्य होगा। तो जो स्टेटमेंट में कहा गया है कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p जो है a को भी विभाजित करेगी, यानी p अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो ये p जो है a को भी विभाजित करेगी। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग जो प्रश्नावली 1.2 है उसके सवालों में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो प्रश्नावली 1.2 है इस प्रश्नावली में से बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 पर चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम जो सिद्ध करेंगे √5 को एक अपरिमेय संख्या है, इसको जो सिद्ध करते हैं हम, एक तकनीकी होती है जिसको बोलते हैं विरोधावक्ति की, जिसका नाम है विरोधोक्ति द्वारा, यानी विरोधोक्ति द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। विरोधोक्ति का मतलब क्या होता है? जो √5 प्रश्न में कहा गया एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको क्या मानेंगे? इसके विपरीत मान के चलेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको कि माना √5
एक परिमेय संख्या है। यानी ये एक सिद्ध क्या करा रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या। इसके विपरीत इसी को बोलते हैं विरोधाभास या विरोधोक्ति द्वारा। अब जब हमने √5 को परिमेय संख्या माना है तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहां पर क्या होगा, Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, P और Q पूर्णांक होंगे, पूर्णांक हैं, और वह HCF ऑफ P और Q का जो HCF होगा वो 1 होगा। ये सारी कंडीशन होंगी अगर ये परिमेय संख्या हमने मानी है तो। अब क्या करते हैं, जब इसको हम √5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, √5/1 इक्वल टू P/Q, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। P की 1 में करेंगे तो P, और Q की √5 में करेंगे तो √5Q। अब क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग। तो जब वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर और √5 इंटू Q का स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों का वर्ग हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो P का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा 5 और Q का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं, हम समीकरण फर्स्ट। अब क्या करते हैं, देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो P स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे P स्क्वायर 5 से विभाजित है। अभी हम पढ़ के आए हैं परिमेय, जो आर्टिकल नंबर है 1.2 में, उसमें कहा गया था कोई जो अभाज्य संख्या है अगर P स्क्वायर को विभाजित करती है, तो इसी के अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार P स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो क्या होगा, P भी 5 से विभाजित होगा, यही तो स्टेटमेंट था आपकी अभी परिमेय पढ़ी है जो आपने 1.2, कि अगर P स्क्वायर 5 से विभाजित है, वहाँ क्या था कि P स्क्वायर A से विभाजित है तो P भी A से विभाजित होगा। अब क्या करते हैं, पुनः यहाँ पर मान लेते हैं कि माना P बराबर 5R मान लेते हैं इसको, और R जो यहाँ पर एक पूर्णांक है ये। तो अब इनका वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P स्क्वायर बराबर 5R का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर 5 का वर्ग 25 और R स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट ये है आपकी, यहाँ से P स्क्वायर बराबर क्या है 5Q स्क्वायर, इस वैल्यू को हम समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर रख देंगे, जहाँ इसको 2 मान लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण एक से क्या, P की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो P की वैल्यू रख दीजिए, क्या है यहाँ पर 5Q स्क्वायर और ये 25R स्क्वायर। 5 से ये 25 5 बार कट जाएगा, तो ये संख्या आ जाएगी Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। तो ये जो R है, अब यहाँ क्या देखिए, यहाँ भी Q क्या है, जो Q है वो भी तो Q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो आप लिखेंगे कि जो चूँकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, 5 से विभाजित है, तो क्या होगा, Q भी तो 5 से विभाजित होगा, इसलिए Q भी 5 से विभाजित
होगा। देखिए अभी यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, पी भी 5 से विभाजित है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। तो इन दोनों में क्या है, पी व क्यू दोनों ही 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित हैं। जब ये दोनों 5 से विभाजित हैं तो इसका मतलब इसका जो उभयनिष्ठ हुआ क्या हुआ 5, और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है इसका, तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ पी और क्यू का कितना होगा 5। जबकि हम मान के क्या चले थे स्टार्टिंग में, इनका जो एचसीएफ होगा कितना होगा, जब पी और क्यू 5 से विभाजित है तो एचसीएफ कितना होगा 5। लेकिन हमने हमारा जो कल्पना थी जिसको मान के चले थे उसमें एचसीएफ क्या था 1, जो कि हमारी कल्पना के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर 1 नहीं आया, यहाँ पर 5 आया, तो इसलिए ये एक विरोधाभास है। आगे जब एचसीएफ 1 है इसका तो क्या होगा, आगे लिखेंगे चूँकि यह एक जो कि 1 के बराबर नहीं है, जो कि एक विरोधाभास है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ। इस तरह से हम इसको क्योंकि विरोधाभास हो गया, हमने माना था क्या, इसको एक परिमेय संख्या माना था, लेकिन वो उसका विपरीत हो गया। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अभी पिछली कक्षाओं में आप पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसको फिर दोबारा से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। एक कंडीशंस होती हैं कि अगर हम परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं किसके साथ, अपरिमेय संख्या के साथ, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या रिजल्ट आता है। इसी प्रकार दूसरा जो पॉइंट है, अगर कोई भी एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे, आगे भी और सवालों में काम आएंगे। अगर हम परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें या घटाएं तो रिजल्ट जो आता है वो अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, अगर एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो परिमेय संख्या होता है। इन तीनों पॉइंटों को याद रखेंगे। अब सवाल को हल करते हैं जो प्रश्न नंबर 2 था। ये पॉइंट इसलिए बताए गए थे, यहाँ पर देखिए 3 क्या है, परिमेय संख्या, और इसमें जोड़ा जो गया है 2, √5 क्या है, ये भी एक
अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी अपरिमेय होता है। तो ये जो पूरी संख्या क्या सिद्ध करनी है आपको कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको हल करते हैं हम। इसके विपरीत मान के चलेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 3 + 2√5 इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ पर क्या होगा P और जहाँ पर Q जो होगा ≠ 0 और P और Q क्या है, पूर्णांक है। वह HCF जो होगा P और Q का वो होगा 1। अब यहाँ पर जो 3 + 2√5 को जो माना है उन्हें परिमेय संख्या, तो इसको क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या है उसको उधर पक्षांतर कर देंगे। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2√5 बराबर P/Q। तो P/Q, अब यहाँ से ये रूट यानी 3 जो है जब इधर पक्षांतर होकर आएगा तो ये इधर होकर आ जाएगा -3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर केवल रूट को रहने देंगे और 2 को भी उधर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा P/Q -3/2। इसको सॉल्व कर सकते हैं और √5 इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि P - 3Q/2Q। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको सरल करके। तो यहाँ पर जो है ये संख्या, यहाँ पर परिमेय संख्या में से कुछ घटाएं या भाग करें तो क्या होता है, परिमेय संख्या आती है केवल शून्य को छोड़कर। तो यहाँ पर चूँकि P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और जबकि जब ये परिमेय संख्या है और ये √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, यानी परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके, अपरिमेय संख्या के। यानी √5 जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, P - 3Q/2Q के। और जब ये इसके बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, जबकि हम इसको बराबर मान के चलें किसके, परिमेय संख्या के, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। अतः यह एक विरोधाभास है, इसलिए रूट यानी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगी, यानी जो ये संख्या है अपरिमेय होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न है ये। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट पार्ट दिया 1/√2, सेकंड पार्ट दिया 7 × √5, थर्ड पार्ट दिया 6 + √2। इनको सिद्ध करके बताना है कि ये संख्या अपरिमेय है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। 1/√2 इसको तो मान के चलेंगे उसी तरह से विपरीत इसके, कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर लिख सकते हैं इसको P/Q के, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। P और Q क्या है, पूर्णांक है। वह HCF जो होगा P और Q का वो भी 1 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Q/√2 इंटू P। लेकिन यहाँ से जब √2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, √2 बराबर हो जाएगा Q/P। तो जो ये इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या। चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो √2 अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो समीकरण फर्स्ट से √2 बराबर नहीं हो सकता किसके, Q/P के, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो क्या है यहाँ पर हमारी अवधारणा जो हमने मानी थी वह गलत है, यानी उसमें एक विरोधाभास है। हम इसको इसके बराबर मान के चले थे, लेकिन क्या यहाँ क्या निकला, ये इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमारी अवधारणा है वो गलत निकली। तो अब क्या करेंगे, हमारी जो अवधारणा गलत है तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके सेकंड पार्ट को हल करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 7√5 को सिद्ध करके बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए इसको भी इस तरह से विरोध उल्टा मान लेते हैं इसको। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 7√5 को P/Q के रूप में, जहाँ पर क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। P और Q क्या होंगे, पूर्णांक। वह इनका HCF जो होगा वो क्या होगा, P और Q का वो 1 होगा। अब हमने इसको इसके बराबर माना है तो इसको क्या करेंगे, जो 7 है उसको उधर भेज देंगे और क्रॉस कर लीजिए इसको। तो √5 का मान जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इधर जाके P/ ये हो जाएगा 7Q, इधर आके 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट है ये। तो जो P/7Q क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से क्या होगा कि जो √5 है वो बराबर नहीं होगा P/7Q के, जो कि एक विरोधाभास है कि जो संख्या मानी थी 7√5 एक परिमेय संख्या, ये उसका
विरोधाभास है, क्योंकि जो √5 है वो अपरिमेय संख्या है, तो बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय संख्या के, जबकि हम इसको बराबर लेके चले थे किसके, परिमेय संख्या के, और यहाँ रिजल्ट क्या निकल के आया कि ये इसके बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए जो हमने कल्पना की थी कि 7√5 परिमेय संख्या है वो गलत सिद्ध हुई। तो जो ये संख्या है 7√5 क्या होगी, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का जो थर्ड पार्ट है, यानी प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या दिया है, ये दिया हुआ है 6 + √2। इसको सिद्ध करके बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, मान लीजिए कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में, जहाँ Q ≠ 0 होगा और P और Q यह पूर्णांक है, वह इनका जो HCF होगा किसका, P और Q का, वो होगा 1, अगर ये परिमेय संख्या है। तो अब क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या है उसको उधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये जो आएगा यहाँ पर √2 जो बराबर आएगा किसके, P/Q के, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाके -2। तो इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण फर्स्ट है। अब यहाँ पर फिर वही कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और P-Q क्या थी, एक परिमेय संख्या मानी थी हमने, और परिमेय संख्या में से कुछ भी संख्या घटाएं या जोड़ें तो वो परिमेय ही संख्या होती है। तो P/Q -2 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, चूँकि P-Q -2 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा, √2 जो है बराबर नहीं होगा किसके, P/Q के, यानी यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो √2 इसके बराबर नहीं होगा P/Q -2 के, नहीं 2 नहीं है, यहाँ पर गलत हो गया है, इसको सुधार लीजिए। यह माना था 6 + √2, तो ये जो 6 इधर जाएगा तो -6 होगा, यहाँ 2 नहीं होगा। और इसको जब इधर लिखेंगे तो P/Q -6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √2 जो बराबर नहीं होगा किसके, P/Q -6 के, ये 2 गलत लिख गया यहाँ पर 6 है। जब ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, जबकि हम क्या मान के चले थे, एक परिमेय संख्या को उसके बराबर मान के चले थे इस संख्या के, तो ये गलत हो गया। तो अतः हमारी अवधारणा गलत है, या कह सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, या लिख सकते हैं कि यह एक विरोधाभास है। तो क्या होगा, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी ये जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आप इसको सिद्ध करेंगे। तो इन सवालों को सभी छात्र बड़े ध्यान से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें
अक्सर 1 या 2 प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली जो नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।